एक मैच का रेट क्या है, खिलाड़ी को पैसे कितने मिलते हैं? उस वक्त एक मैच का 4 करोड़ रुपया था फिक्स करने का। उसने कहा है आराम ना खेड ते ज़्यादा फन्ने खाना बन। मैंने इसको फिर कहा, मैंने कहा पानी पिया ते बाहर जा। उन्होंने कहा बस हमारे साथ मिलके काम करो, नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हारी फैमिली को भी मार देंगे। कामन अकमल वगैरह ने इन्होंने बहुत पैसा लेके ये मैच बेचा। मैं ये हल्फन चीज़ कहता हूँ। हल्फन में ये आप कैमरे के सामने ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं हल्फन कहता हूँ, और रोज़े भी हैं। इस सब जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फरूख शहबाज बड़ाइच। पाकिस्तानी क्रिकेट में मैच फिक्सिंग कैसे होती है, जुआ कैसे लगता है, बुकीज़ राब्ता कैसे करते हैं, ये सारे मामला जिनके ऊपर आजकल बहस चल रही है, उन्हीं पर बात करने के लिए साबिक क्रिकेटर जुल्करनैन हैदर साहब के पास हम आए हैं, जिनके करियर के ऊपर भी बड़े सवाल उठे और जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए कि मैच फिक्सिंग के पीछे दरअसल कौन है। उन्हीं से बात करते हैं। देखें जी, मैच फिक्सिंग तो होती है क्योंकि हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद कोई ना कोई स्कैंडल आता है। फिर आप ये देखें, आसिफ इकबाल से लेके आसिफ इकबाल जो हमारे पुराने प्लेयर थे, उस वक्त से लेके अब तक नित नए जो वो स्कैंडल्स आते हैं, उसमें चाहे वसीम अकरम का हो, जस्टिस क्यूम वाली रिपोर्ट हो, उसके बाद चाहे आमिर वाला इंसिडेंट हो, या हर जो 6 महीने के बाद नया इशू आता है। 10-15 प्लेयर्स हमारे पकड़े भी गए हैं अभी तक, डोमेस्टिक में हमारे पकड़े जाते हैं। तो फिक्सिंग तो है और माफिया जो है वो काम करता है अपना, लेकिन ये है कि हम इसको रोक नहीं सकते, हम इसको कम ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, मैं तकरीबन 20 साल डोमेस्टिक खेला हूँ, ठीक है। मैं इनके उसमें शिकंजे में नहीं आया, मैंने हमेशा इनके अगेंस्ट गया हूँ, चाहे वो डोमेस्टिक शुरू से लेके अब तक। क्योंकि लाहौर में जब मैं खेलता था उस वक्त भी एक माफिया काम करता था जो पैसे लेके लड़के खिलाता था। ये छोटे लेवल से स्टार्ट होता है और ये जो लड़का इनके शिकंजे में आता है उन्हीं को ये डोमेस्टिक से उठा के ऊपर लेके जाते हैं, इंटरनेशनल में भी लेके जाते हैं। ये डोमेस्टिक से शुरू होता है काम, जो 2 लाख 5 लाख 3 लाख देता है सिलेक्टर को। अभी तो नहीं पता मुझे क्योंकि 1-2 साल से मैं डोमेस्टिक नहीं खेल रहा। पहले ये होता था कि काफ़ी जो कोचेज़ हैं उन पे बैन भी लगे और जो है मैनेजर्स पे भी बैन लगे जिन्होंने पैसे लेके लड़के खिलाते रहे डोमेस्टिक्स में। ये शुरू से एक माफिया है, छोटा माफिया होता है, छोटा माफिया से ही आहिस्ता आहिस्ता बड़ा माफिया बनता जाता है। क्योंकि ये शुरू होते हैं डोमेस्टिक से, जो रीजनल क्रिकेट है उसमें ये कोचेज़ के साथ मिले होते हैं, जो मैनेजर्स हैं उनके साथ मिले होते हैं, प्लेयर्स के साथ। फिर ये उनको प्रमोट करने के लिए कोचेज़ को पैसे देते हैं, लड़के खुद भी देते हैं। लेकिन मैं 2-3 साल कप्तान रहा, मैंने सख्ती से मना किया हुआ था, जिस लड़के का मुझे पता चल गया मैं उसको टीम में नहीं खिलाऊंगा कि उसने कोच या सिलेक्टर को पैसे दिए। सिलेक्टर्स को भी पैसे लगते हैं, जिन पे सिलेक्टर्स पे भी काफ़ी दफ़ा बैन हो चुका है। तो ये एक क्लब लेवल में भी अब तो शुरू हो गया कि जो लड़का खाने खिलाता है या कुछ अच्छे राब्ते लड़ाता है, वो लड़के को क्लब लेवल पे भी प्रमोट किया जाता है। फिर वो आहिस्ता क्लब में लेवल में परफॉर्मेंस करवा के उसको डोमेस्टिक में लेके आया जाता है, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करा के फिर वो ऊपर लेके जाते हैं। और ये डोमेस्टिक में भी जिस तरह परफॉर्मेंस करवाते हैं वो भी सारा मुझे आइडिया है कि जान के ये उस लड़के को उस लेवल उस नंबर पे भेजते हैं। फिर फील्ड सेट ऐसी की जाती है कि ये परफॉर्मेंस करे, बॉलर्स को सामने पर बॉलर्स ऐसे लगाए जाते हैं कि ये परफॉर्मेंस करे। पहले तो उसको प्रॉब्लम्स की जाती हैं, उसको चांस ही नहीं दिया जाता। किसी तरह वो आ भी जाए तो उसके साथ फिर उनके वो जो है वो नीचे नंबर्स पे खिलाया जाता है, फिर डिफरेंट तरीक़ों से उसको जो है वो डिस्टर्ब किया जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, मैंने बोर्ड को 2006 में भी एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं लाहौर का कप्तान था। उसमें 1-2 लड़कों को मैं नहीं खिला रहा था क्योंकि वो थोड़े से कंटूटे टाइप भी थे और वो पैसे दे के जो है वो डोमेस्टिक में आए थे सिलेक्टर्स। उस वक्त भी मैं जब कप्तान था मुझे उस वक्त भी धमकियां दी थी इन्होंने कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम जो है वो हमें इस बच्चे को चांस दो। उस वक्त भी मैंने बोर्ड को इन्फॉर्म करके अपने मैनेजर को इन्फॉर्म किया था मैंने, लेकिन उस पर भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 2006 में 1-to-1 भी आ जाते हैं, कभी होता है फ़ोन पे तरीके से बताते हैं कि जिस तरह है। 2-3 दफ़ा तो मेरे घर पे भी आए हैं, फिर वो वाले साहब थे वो उन्होंने मुझे रोक लिया सब। तो ये जो है 2006 में मैंने इन्फॉर्म किया, फिर 2010 में मैं वापस आया टीम में। उस वक्त ये होता है सीज़न जो मेरे साथ जो इन्होंने करना शुरू किया वो 2010 में शुरू किया, क्योंकि जब मैं गया टीम के अंदर
तो कामन अकमल पे ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पे एलिगेशंस लगे थे कि इन्होंने जो कैच छोड़े थे, और काफ़ी इंक्वायरी बैठी थी। इजाज अकरानी मिनिस्टर ने बुलाया था सबको, इजाज आकिब जावेद ने भी बयान दिया था कामन अकमल वगैरह के खिलाफ। बाकी जो मैनेजमेंट थी उन्होंने भी खिलाफ बयान दिया था कि कामन अकमल वगैरह ने इन्होंने बहुत पैसा लेके ये मैच बेचा है, ऑस्ट्रेलिया वाला, सिडनी वाला। तो ये सबको बुलाया इन्होंने, पूरे बोर्ड को, कि जी इस तरह फिक्सिंग हो रही है, ये आप बताएं क्या वजह। उसमें फिर साथ मैं भी बैठा हुआ था। तो कामन अकमल का कहा कि इसको ज़रा आप थोड़ा सा साइड लाइन करें, क्योंकि ये थोड़े इन कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं भाई जो हैं सारे, जी सारे भाई इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं इंग्लैंड में एज अ सेकंड विकेट कीपर मैं 17वां प्लेयर गया, ठीक है। इस कामन अकमल फिर खेला, सलमान बट अफरीदी कप्तान था उस वक़्त। फिर ये पूरा एक पंजाब वालों का एक 7 लड़कों का ग्रुप था, जिसमें वहाँ सलमान बट था, वहाब रियाज था, कामन अकमल था, उमर अकमल था, आसिफ, आमिर, उमर अमीन, और एक और लड़का था वो जी पंजाब की अपनी ग्रुप थी, अफरीदी का अपना ग्रुप था, यूनुस खान ने अपना ग्रुप बनाया हुआ था। ये 2-3 ग्रुप बने हुए थे, जिसमें मैं किसी भी ग्रुप में नहीं था, मैं अकेले ही घूमता फिरता था। तो पंजाब से थे, आपको कोई ग्रुप क्यों नहीं मिला? क्योंकि इनका ग्रुप अपना था ना, क्योंकि ये कामन अकमल उस ग्रुप में था ना, वो मुझे कभी अपने उस ग्रुप में नहीं डाल सकते थे, क्योंकि वो कामन अकमल उमर अकमल थे। और नए लड़के को हमेशा ये थोड़ा साइड लाइन करते हैं कि अंदर की खबरें हमारी जो है ना वो बाहर ना जाए। तो मैं किसी ग्रुप में नहीं था। मैं एक ग्रुप में जाता था तो दूसरा वाला नाराज़ हो जाता था, दूसरे में जाता था तीसरा वाला नाराज़ हो जाता था। अब मैं समझ नहीं आती थी कि मैं करूँ क्या। लेकिन जिस ग्रुप में जाता था ना वो थपकी देता था, दूसरा नाराज़ होता। मुझे समझ नहीं आती थी मैं यार एक को खुश करूँ या दूसरे को खुश करूँ, क्या ये क्रिकेट खेलने आए सियासत करने आए इधर। तो मैं ये हल्फन चीज़ कहता हूँ, हल्फन में ये आप कैमरे के सामने ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं हल्फन कहता हूँ, और रोज़े भी हैं। इस सब जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और कोई पूरा पाकिस्तान पूरी जो मैनेजमेंट है हमारी इस चीज़ को जानती है, बोर्ड भी जानता है। उस वक्त जो थे 3 ग्रुप थे, फिर मैंने पहला मैच कामन अकमल जब था उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई, इसने 16 कैच छोड़े 3 टेस्ट में। उसके बाद जो इंग्लिश मीडिया था, पूरी दुनिया का मीडिया था, उन्होंने कहा कि यार जुल्करनैन हैदर बेस्ट विकेट कीपर आपके पास है, यंगस्टर है, उसको आप क्यों नहीं चांस देते। तो उस वक्त जो है फिर इन्होंने मुझे चांस दिया। मैंने पहले मैच में ही 88 किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। गिलक्रिस्ट का 16 साल के बाद मैंने रिकॉर्ड तोड़ा। माइनर सी इंजरी थी मुझे टेस्ट से पहले, जो कीपर्स को होती है, जो अभी भी निकालें तो 5-6 हेयरलाइन फ्रैक्चर मेरे निकले हैं। शफकत राना और यावर सईद ने मुझे अपने रूम में बुलाया, ठीक है, ये मैं हल्फन कहता हूँ। उन्होंने कहा हम आपको वापस भेज रहे हैं, और अगर आपसे मीडिया पूछे तो आपने कहना मैं इंजर्ड। गड़बड़ थी तो शायद अफरीदी पहले टेस्ट के बाद छोड़ के वापस आ गया था कि ये जो है फिक्सिंग कर रहे हैं, और ये ग्रुप बनाया हुआ इन्होंने 7 लड़के। पता चल गया था। आप निकालें ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज और इंग्लैंड वाली सीरीज, पहले टेस्ट के बाद अफरीदी रिजाइन करके वापस आ गया था। इजाज बट ने फिर सलमान बट को कप्तान बनाया था। जब इन्होंने मुझे वापस भेजा 88 के बाद, तो मीडिया ने क्वेश्चनिंग की कि भाई एक बंदा इतनी अरसे बाद अच्छा विकेट कीपर आया है, बैटिंग भी उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, कीपिंग भी की है, तो उसको क्यों वापस भेजा गया। तो मेरे से पूछा गया इंजर्ड हो, तो मैंने फिर दरमियान वाली उंगली निकाल के दिखा दी कि मैं इंजर्ड हूँ। तो बाकी लोग समझ गए। फिर अगले मैच में ये पकड़े गए सारे, सलमान बट, आसिफ, आमिर वगैरह सारे उसी सीरीज में पकड़े गए। तो फिर मीडिया ने शोर मचाया कि जुल्करनैन हैदर को क्यों वापस भेजा गया, कि किस वजह से ये जो है एक पूरी मोनोपोली थी, पूरा एक प्रोपोगंडा था, प्रॉपर एक 7 लड़कों 8 लड़कों का ग्रुप था जो फिक्सिंग में जिनका नाम आया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच खेलते हुए उमर अकमल ने आपको क्या कहा कि क्या करो? तीसरा वनडे हो रहा था मैच, ये बाहर था, उमर अकमल था 12th मैन, मैच फंसा हुआ था। अब इसको पता नहीं बाहर से किसी ने कहा या क्या इसके जहन में आया, मुझे तो कोई समझ नहीं आई, लेकिन सब पूरी दुनिया को समझ आ जाती है कि क्या हुआ। ये तीसरे वनडे में आया, मैच फंसा हुआ था, ये मेरे अंदर आया, उसने कहा आराम ना खेड ते ज़्यादा फन्ने खाना बन। उमर अकमल साहब ने गुस्से वाली टोन में, मैं वैसे ही जैसे आया पानी पिलाने, क्योंकि उसको गुस्सा था, बाहर बैठा हुआ था, पानी इसको पिलाना पड़ रहा था, खिलाया इसको रहे, नीचे सारे भाई बाहर हो गए थे। तो मैंने इसको फिर कहा, मैंने कहा पानी पिया तो बाहर जा। ये मैंने उमर अकमल को, इसने जाके लगा दी शिकायत वकार यूनुस को। वकार यूनुस कोच था,
इसने अपनी बात नहीं बताई, इसने मैंने जो कही वो जाके बता दी इसने, जो बाद में मैंने कही, पहले इसने जो मुझे कहा वो नहीं बताया। तो वकार यूनिस ने रात को जब मैच हम हार गए तीसरा वनडे, इस वकार यूनिस ने मुझे बुला लिया कि यार ये तुमने क्या कहा। मैंने कहा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, इसने मुझे ये कहा, मैंने इसको आगे से ये कह दिया। कहता चलो आप अभी जूनियर हो, इस तरह ज़रा कंट्रोल करो ये। मैंने कहा मैंने कुछ कहा ही नहीं, तो ये तो रिएक्शन में मैंने कहा था इसको कि पानी पियाते बाहर जा, मैच फंसा हुआ था। तो फिर मैं रूम में आ गया वापस। वो बुकीज आपको कहाँ पर मिले और उन्होंने आपको क्या कहा? ग्रैंड हयात होटल है दुबई में, 5 स्टार होटल है। उसकी जो लॉबी थी उससे आप बाहर जाएं फूड कोर्ट की तरफ, फूड कोर्ट में हम रोज जाते थे खाना खाने, सारे प्लेयर जाते थे। उधर 2 बंदे मिले हैं, उन्होंने कहा बस हमारे साथ मिलके काम करो, नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हारी फैमिली को भी मार देंगे। 2010 में आपका जो करियर है वो अरूज पर था और आप उस अरूज पे करियर को अपना छोड़ के वापस आ गए, हुआ क्या? चौथा वनडे थोड़ा सा मुझे डाउट लगा कि गेम पड़ रही है। 236 करना था, 113 पे एक आउट था, यूनुस खान आउट हुआ, उसके बाद लाइन लगी। ठीक है, उसके बाद जब मैच से पहले मैं थोड़ा डरा हुआ था कि यार ये क्या सीन है। चौथा वनडे मैंने जिताया, उसके बाद मैं निकल गया वहाँ से पासपोर्ट लेके। तो जितवाने के बाद ही जब गेम डली हो, जब इस तरह सारा हो, तो उसके बाद फिर मैंने बैग पकड़ा और जाके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। किसी को नहीं बताया, ना मैनेजर को, क्योंकि मैनेजर खुद, कोच वगैरह जो प्रेशर मेरे पे डाल रहे थे, मुझे तो यकीन ही नहीं था किसी पे कि ये इस तरह है। सिर्फ मुझे ये डर हुआ कि ये जो उन्होंने धमकियां दी ना, उसकी वजह से मैं वहाँ से बौखलाहट में निकल गया। तो मैं फिर पासपोर्ट लिया, इंग्लैंड चला गया। उधर जाके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये सारे मैच फिक्सिंग कर रहे हैं इन्होंने, सारी इंग्लैंड टूर पे भी मैच फिक्सिंग हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। फैमिली को भी तंग करते हैं, मेरे 2 दफ़ा लेटर हैं मेरे घर पे, इसको चुप रहे वरना मार दी। एक मैच का रेट क्या है? खिलाड़ी को पैसे कितने मिलते हैं? उस वक्त एक मैच का 4 करोड़ रुपया था फिक्स करने का। 8, 9, 10 करोड़ रुपये पे ये बिकते हैं प्लेयर। फिक्सिंग होती है, डॉट बाय बॉल टू बॉल भी होती है, फिर फैंसी होती है, 5 ओवर में आपने ये करना है, 5 ओवरों में इससे ऊपर स्कोर नहीं जाने देना। फिर होता है 10 ओवरों से आपने ऊपर नहीं जाने देना, 50 ओवरों में इतना आपने लिमिटेड स्कोर रखना है। क्योंकि हमें पता है सारा, मैंने तो आज तक मैंने नहीं कभी हुआ नहीं, लेकिन मुझे पता है इन चीज़ों। कौन से सीनियर खिलाड़ी और कोच या सिलेक्टर जिनके बारे में आपको लगा हो कि ये लोग मैच फिक्सिंग में मुलविस हैं? जब तक पीसीबी खुद इस पे एक्शन नहीं लेगा कभी कोई ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि देखें आप, पीएसएल में जितने कोच आपके लगे हुए हैं, चाहे वसीम अकरम हो, चाहे क्या कहते हैं मुश्ताक अहमद हो, चाहे मोइन खान हो, चाहे एक दो और कोच जो लगे हुए हैं, ठीक है, जो असिस्टेंट कोच भी हैं, उन पे जस्टिस क्यूम की आप रिपोर्ट निकालें, सारे जिनके नाम जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट में है वो सारे पीएसएल के साथ लगे हुए हैं। तो आप क्या लड़कों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मोइन खान जो ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा गया जुआ खेलते हुए, उसको सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया। अब वो कोयटा ग्लैडिएटर का कोच होगा, जो कोयटा ग्लैडिएटर में प्लेयर होंगे, जो मोइन खान को मिलने आएगा वो प्लेयरों से नहीं मिलेगा ना, चाहे वो बुकी हो, जो मर्जी हो। तो बाद में प्लेयर्स पकड़े जाते हैं, मैनेजमेंट उधर की उधर है, प्लेयर्स बेचारों पे पाबंदियाँ लग जाती हैं।